हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनमीटेक में। आइए बच्चों, आज हम लोग हाइड्रोलिक्स की अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। दाब तथा दाब मापन। तो दाब क्या होता है, दाब मापन क्या होता है, इसको जान लेते हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, लाइक तथा शेयर करना न भूलें बच्चों, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं कहां पर, दाब की तरफ। तो बच्चों देखिए, दाब क्या होता है या दाब तीव्रता क्या होती है। तो किसी फ्लूइड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया पर लगाया गया बल, किसी फ्लूइड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया पर लगाया गया जो बल होता है वही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है अथवा दाब तीव्रता कहलाता है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला एकदम स्पष्ट है कि दाब तीव्रता इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है। F क्या, अब फ्लूइड द्वारा लगाया गया फोर्स, A क्या, ऑब्जेक्ट की एरिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट की एरिया। तो मात्रा क्या होगा इसका बच्चों, देखिए ऊपर क्या है, फोर्स है, नीचे एरिया है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, इतनी चीजें समझ में आ गई। आगे इसमें और डिटेल पढ़ना है हमें, यहाँ पर अभी इसकी परिभाषा को जानते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरी चीज है बेटा क्या, टाइप्स ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर कितने प्रकार का होता है, या प्रेशर क्या होता है, कितने प्रकार से होता है। तो बच्चों देखिए, प्रेशर सामान्यतः हम देखें तो अगर 3 प्रकार का, कितना होता है, 3 प्रकार का। कौन सा, गेज प्रेशर, दूसरा एब्सोल्यूट प्रेशर, तीसरा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सामान्य बात देखें तो 2 ही प्रकार के प्रेशर होते हैं, कौन सा, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। या इसमें थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, इसको ऐड कर दिया तो एक और प्रकार आ गया, कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। गेज दाब, सापेक्ष निरपेक्ष दाब तथा वायुमंडलीय दाब, ठीक है बच्चों। देखिए जो गेज प्रेशर होता है यह 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव गेज प्रेशर होता है, एक नेगेटिव गेज प्रेशर होता है। नेगेटिव गेज प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर भी कहा जाता है, क्या, वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं, या और इसका नाम क्या है बच्चों, वैक्यूम प्रेशर के अलावा देखिए सक्शन प्रेशर नाम है, सक्शन प्रेशर या सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे, इसको जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर देखिए, गेज प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर हमारा 2 प्रकार का है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आगे इसकी परिभाषा हम लोग भी देखेंगे क्या होती है, ठीक है। इसके बाद एब्सोल्यूट प्रेशर की परिभाषा देखेंगे क्या होता है, जान लेंगे। और इसके बाद हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से हमारे ऊपर जो दाब लग रहा है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस जो वातावरण में जो धूल कण इत्यादि गैसें हैं उनके मास द्वारा जो हमारे ऊपर दाब लगता है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय धूल कणों गैसों इत्यादि द्वारा किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला बल, किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अच्छा, इसका बच्चों मान कितना होता है, देखिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.01325 बार, 1.01325 बार। या यहां से देखिए एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन रखिए, यहाँ पर न्यूटन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 101,325 क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। अब इसको देखिए, इसी का मान जो होता है 1.01325 बार का मान जो होता है किसमें, पीएसआई में, पाउंड पर स्क्वायर इंच में होता है बच्चों, कितना, 14.7 पीएसआई, 14.7 पीएसआई। और अगर इसे लिक्विड कॉलम के रूप में व्यक्त करें तो पारे के लिक्विड कॉलम के रूप में अगर इसे व्यक्त करते हैं तो इसका मान होता है 760 mm ऑफ Hg कॉलम, 760 mm ऑफ Hg कॉलम। और अगर वाटर कॉलम के रूप में, पानी के द्रव स्तंभ के रूप में देखें तो यह होता है 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने जान लिया क्या कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको मान सीधे कभी कभी पूछ देता है, कभी बाद में पूछ देगा, किसे कभी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल में पूछ देगा, या पीएसआई में पूछ दिया, या पारे के कॉलम के रूप में पूछ दिया, या पानी के द्रव स्तंभ के रूप में पूछ दिया। मान कुछ भी पूछे, आपको याद रखना है 1.01325 बार, 101,325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, या 14.7 पीएसआई, या 760 mm ऑफ Hg कॉलम, या
या 10.33 mm ऑफ वाटर कलर। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है ना, आगे कैसे होता है, क्या होता है, आगे सारी चीजें और देखा जाएगा। ठीक ना, चलिए इसके बाद है हमारा क्या, गेज प्रेशर। इसके बाद बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि गेज प्रेशर क्या है। तो गेज प्रेशर क्या है, एक सापेक्ष दाब है। क्या, एक सापेक्ष दाब है। गेज प्रेशर क्या है, एक सापेक्ष दाब है जो कि किसके सापेक्ष में मापा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सापेक्ष में मापा जाता है। यानी कि वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष नापा गया दाब, वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष में नापा गया दाब क्या कहलाता है, गेज प्रेशर कहलाता है। गेज प्रेशर कहलाता है। यानी कि वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष में नापा गया दाब क्या कहलाता है, गेज प्रेशर कहलाता है। और ये दो प्रकार का, देखिए बच्चों वहां पर मैंने लिखा है ना, दो, एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। एक पॉजिटिव गेज प्रेशर और निगेटिव गेज प्रेशर जो होता है बच्चों, क्या होता है कि अगर प्रेशर, हमारा जो गेज प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो, ज्यादा हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सापेक्ष क्या हो, ज्यादा हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सापेक्ष क्या हो, ज्यादा हो, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव गेज प्रेशर। और हमारे द्वारा जो नापा गया प्रेशर है, जो प्रेशर नापा गया है वो क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए, तो इसे कहते हैं निगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर या सक्शन प्रेशर या सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब बताया था ही कि वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष इसका दाब क्या हो, कम हो, तो इसे कहते हैं सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर या सक्शन प्रेशर या निगेटिव गेज प्रेशर। तो इतनी चीजें स्पष्ट हो गई बच्चों ना। चलिए इसके बाद चलते हैं कहां पर, पॉजिटिव गेज प्रेशर और निगेटिव गेज प्रेशर में संबंध समझ में आया ना बच्चों। इसको अभी एक ग्राफ के ऊपर दिखाएंगे, प्रेशर स्केल के ऊपर दिखाएंगे, तो उसमें और बेटर समझ में आएगा। इसके बाद चलते हैं बच्चों कहां पर, एब्सोल्यूट प्रेशर के ऊपर, एब्सोल्यूट प्रेशर के ऊपर। तो देखिए बच्चों एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर वह प्रेशर है जो एब्सोल्यूट जीरो लाइन के ऊपर मापा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो लाइन प्रेशर के ऊपर मापा गया दाब क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। इसका मान, जो एब्सोल्यूट प्रेशर है बच्चों, जो एब्सोल्यूट प्रेशर है इसका मान जीरो या पॉजिटिव होगा, जीरो या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव कभी नहीं होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। जीरो हो या पॉजिटिव तो हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। निगेटिव अगर है तो वो क्या है, वैक्यूम प्रेशर है। वैक्यूम पॉजिटिव या निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह क्या हो सकता है, सिर्फ जीरो और पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस सारी इतनी जो बातें यहाँ पे लिखी हैं, इतनी आप लोगों ने जान लिया ना। चलिए इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए बच्चों आइए देखिए प्रेशर मेजरिंग स्केल, यानी कि वह स्केल जो प्रेशर मापती हो। कौन सा प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सब सारी प्रेशर, इन सारे प्रेशर को जिस स्केल के ऊपर दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेशर मेजरिंग स्केल या प्रेशर स्केल। क्या कहते हैं, प्रेशर मेजरिंग स्केल या प्रेशर स्केल। यानी कि जिस स्केल के ऊपर गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर तथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तीनों को एक साथ दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेशर मेजरिंग स्केल। देखिए बच्चों यह कुछ नहीं है, इधर हमारी है क्या, एक ग्राफ मैंने बनाया है, इसमें देखिए एक ए लाइन लिया, एक ए लाइन लिया, तो जो ये वाली लाइन है यह क्या दर्शा रही है, प्रेशर इंटेंसिटी को दर्शा रही है। क्या दर्शा रही है, प्रेशर इंटेंसिटी को दर्शा रही है। और इधर जो है ये वाली लाइन जो है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन को दर्शा रही है, या एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को दर्शा रही है। यानी कि यहाँ पर प्रेशर क्या है, शून्य है, और इधर जैसे जैसे हम जा रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों की यहाँ पर एक और रेड लाइन मैंने बीच में यहाँ खींच रखी है। तो यह जो बीच वाली लाइन है, यह लाइन किसको दर्शाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को दर्शाती है। यह सब कांस्टेंट आपने क्यों खींचा, हाँ बेटा कांस्टेंट लाइन है, होती है, सीधी रेखा होती है, लगभग इसका मान हर जगह पर क्या होता है, बराबर होता है, इसमें बहुत परिवर्तन नहीं होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको एक स्ट्रेट लाइन डाल दिया।
बाकी इसके अनुसार आपने वर्टिकल लाइन खींचा है, हाँ वर्टिकल स्केलें हैं। तो कौन सी स्केल है? तो देखिए बच्चों, क्या मैंने बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर प्रेशर नापेगा, अगर कोई गेज प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर नाप रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव गेज प्रेशर। तो देखिए जो यह वाली स्केल है, स्केल फर्स्ट हमारी जो है यह किसको दर्शाएगी? पॉजिटिव गेज प्रेशर को दर्शाएगी। क्या करेगी? पॉजिटिव गेज प्रेशर को दर्शाएगी। और नंबर 2 वाली स्केल जो हमारे पास है बच्चा, यह क्या करेगी? यह देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से क्या है, तो नीचे है ना, तो यह क्या किसको दर्शाएगी? निगेटिव गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, सक्शन प्रेशर या सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दर्शाएगी। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से ऊपर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से ऊपर मापा गया ताप, चाहे वो जितना ऊपर तक हो, अब चाहे जितना ऊपर हो उसे क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो देखिए एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से मैंने लिया, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से लिया और यह उठता 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक गया। इसके बाद ऊपर गया, वैक्यूम प्रेशर से भी ज्यादा गया। तो क्या हुआ कि यह जो है प्रेशर क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है बच्चा, वह सदैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के सम के बराबर होता है। या यूं कहें कि एटमॉस्फेरिक जो एब्सोल्यूट प्रेशर है होता है, यह जो होता है गेज प्रेशर की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। तो देखिए अगर कोई प्रेशर हमारे सामने है, कोई प्रेशर, इसके समझ में आ गई बच्चों ना? अगर हमें प्रेशर नापना है, अगर देखिए इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं, देखते रहिए। देखिए अगर हमारे पास कोई एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल है, कोई एब्सोल्यूट प्रेशर है, मैंने ले लिया और इसे गेज प्रेशर की तुलना करें, इससे गेज प्रेशर की तुलना करें थोड़ा सा, तो देखिए गेज प्रेशर की तुलना करें तो क्या होगा? मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्रेशर है जिसका मान है, एब्सोल्यूट प्रेशर है 2.01 बार। क्या है? 2.01 बार है। क्या है? 2.01 बार है। तो अगर गेज प्रेशर की बात करें तो गेज प्रेशर कितना होगा? गेज प्रेशर कितना होगा भाई? एब्सोल्यूट प्रेशर देखिए यहाँ पर क्या बताया था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, क्या यही तो सम है ना एब्सोल्यूट प्रेशर। तो क्या करेंगे? गेज प्रेशर क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ इसमें से 1.01 घटा दीजिए, 1.01 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 बार। क्या मिलेगा? 1 बार। यानी कि अगर हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो कितना है? 2.01 बार है, तो यह क्या होगा? 1 बार होगा। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। इसके बाद देखिए इसको घटा दीजिए, 1.01 बार कर दीजिए। इतना करेंगे तो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा इसी स्थिति में? क्योंकि इतना ही घटा दिया। देखिए अब क्या करना है? इतना ही घटाना है तो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 बार। 0 बार। अब फिर क्या करिए? अब मान लीजिए कि इसको कितना 0.01 बार है। एब्सोल्यूट प्रेशर मान लीजिए हमारे पास कितना है? 0.01 बार है। तब क्या करेंगे? तब देखिए, तब इसको किसमें से घटाएंगे? 1.01 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? -1 बार। क्या मिलेगा? -1 बार। इतना मिलेगा, मिलेगा ना बच्चों? इसके बाद अब हम बढ़ते बढ़ते पहुंच जाए कितना? 0 की तरफ। 0 ले लीजिए 00 बार। एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा कितना हो जाए? 0.00 बार। तो जो हमारा गेज प्रेशर है गिर के कितना आ जाएगा? -1.01। यानी कि देख रहे हैं कि यह तो 0 तक जाते जाते खत्म हो जा रहा है। 0 के बाद इसकी वैल्यू कुछ नहीं मिल रही है, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मिल गई, निगेटिव में मिली। क्या मिली? निगेटिव में मिली। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो सकता है? मैक्सिमम 0 तक जा सकता है। और गेज प्रेशर क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? सिर्फ पॉजिटिव और 0 हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो इतना कर लीजिए। इसके आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिए, समझ में आनी चाहिए चीजें। चलिए बच्चों, तो इस चैप्टर की या इस यूनिट की अगली टॉपिक है क्या? कॉस कंसरा। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया?
प्रेशर पढ़ लिया, प्रेशर स्केल पढ़ लिया, कितने टाइप के प्रेशर होते हैं उनको समझ लिया। इसके बाद चलते हैं पास्कल्स लॉ के ऊपर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख दी है। लिखने का यही पर्पज है कि आपका नोट्स अच्छा बने, नोट्स अच्छा बने और आप उसे समझ सकें, ठीक है ना। लिख दिया हूँ, अंग्रेजी में है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो थोड़े ना अंग्रेजी समझाता हूँ, समझ में आएगी। देखिए लिखा हुआ है क्या, पास्कल का नियम। ऐसे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए किसी स्थिर द्रव में, किसी स्थिर द्रव में, किसी स्थिर द्रव में द्रव के भीतर किसी बिंदु पर, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर जो दाब तीव्रता होती है वह सभी दिशाओं में क्या होती है, समान होती है। कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली दाब तीव्रता क्या होती है, समान होती है। जैसे इसी को अंग्रेजी में देखिए लिखा गया, अकॉर्डिंग टू पास्कल, पास्कल नियम के अनुसार इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, दाब तीव्रता, दाब तीव्रता अ पॉइंट, एक बिंदु पर, इन अ स्टैटिक फ्लूइड, इन अ स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड मतलब बच्चा द्रव हमारा क्या हो, रुका हुआ हो, स्टैटिक फ्लूइड, इन सेम इन ऑल डायरेक्शन, इन सेम इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में क्या होती है, समान होती है। यानी कि पास्कल नियम के अनुसार किसी स्थिर द्रव में, किसी स्थिर तरल में, किसी स्थिर फ्लूइड में दाब तीव्रता सभी दिशाओं में क्या होती है, समान होती है किसी बिंदु पर, ठीक है। या दूसरी परिभाषा इसी के अनुसार देखिए मैंने लिख दिया है क्या, इफ द प्रेशर अप्लाइड इन अ स्टैटिक, इफ द प्रेशर अप्लाइड इन स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक एंड कॉन्फाइंड फ्लूइड लिख दिया। कॉन्फाइंड मतलब सीमित होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्फाइंड का मतलब सीमित होता है, सीमित, सीमित, कॉन्फाइंड, स्टैटिक एंड कॉन्फाइंड फ्लूइड, यानी कि स्थिर तथा सीमित तरल में किसी अप्लाइड किया गया प्रेशर, किसी स्थैतिक तथा सीमित द्रव द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया गया दाब, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, जो प्रेशर ट्रांसमिट होता है इन ऑल डायरेक्शन, क्या होता है, इन ऑल डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, ठीक है बच्चा। तो कहने का मतलब यही है कि किसी तरल के भीतर किसी बिंदु पर, किसी तरल के भीतर किसी बिंदु पर तरल द्वारा लगाया गया दाब सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो जगह खाली है इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास यह कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चा, देखिए यह फ्लूइड का मान लीजिए क्या है, फ्री सरफेस है, क्या है, फ्री सरफेस है। तो पास्कल साहब ने बताया कि किसी तरल के भीतर किसी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर जो दाब तीव्रता होगी वो क्या होगी, सभी दिशाओं में समान होगी। जो दाब तीव्रता होगी यहाँ पर लगने वाला, इस बिंदु पर सभी दिशाओं में समान होगी, सभी दिशाओं में समान। तो क्या सर यहाँ पर इस बिंदु पर माने तो जो दाब तीव्रता यहाँ है वही रहेगी, नहीं। अब देखिए जो इस लाइन पर, जो इस लाइन के ऊपर आएंगे जितने भी फ्लूइड, जितने भी फ्लूइड इस लाइन पर आएंगे, जो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो भी फ्लूइड आएंगे इन पर लगने वाली दाब तीव्रता क्या होगी, समान होगी, न कि यहाँ पर आ जाए तो, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि द्रव का दाब क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। हाँ, यहाँ पर जो लगेगा दाब वो समान होगा, क्या होगा, समान होगा। चारों तरफ जो दाब तीव्रता लगेगी समान, किसके, जो इसी की दिशा में, इसी के ठीक एकदम बराबर हॉरिजॉन्टली हो वहां पर। अब यानी कि इन सारों पर जो है फ्लूइड क्या लगेगा, दाब तीव्रता समान होगी, लेकिन इनके ऊपर भी समान होगी, लेकिन इनकी तुलना में इन पर दाब तीव्रता अधिक होगी, नीचे वाले की दाब तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद देखिए कि पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन कहाँ है, उपयोग कहाँ है। तो बच्चों देखिए जितनी भी हाइड्रोलिक्स मशीनें हैं, लगभग जितनी भी हाइड्रोलिक्स डिवाइसें हैं, सब में क्या होता है, पास्कल्स लॉ अप्लाई होता है। या जैसे मैंने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, तो हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस आप लोगों ने देखा है ना, हाइड्रोलिक प्रेस भी क्या है, एक तरह का किस पर आधारित है, पास्कल नियम पर। हाइड्रोलिक क्रेन ट्रैक्टर या ट्राली या ट्रकों में क्या होती
होती है आजकल, ट्राली आप देखेंगे मिट्टी लग के जब कहीं गिराते हैं तो क्या उसको मजदूर उठाता है? नहीं, मजदूर नहीं उठाते। वो पहले सिस्टम था मैनुअल, मजदूर उठाते थे, चाहे मजदूर कुछ करते थे, ढाला खोल के गिराया जाता था। अब नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब सीधे सीधे क्या होता है, वो वहां से चालू करेगा गाड़ी, गाड़ी चालू अवस्था में ही क्या करेगा, ट्रॉली को उठा देगा। कौन सा? वहां पे देखेंगे कि हाइड्रोलिक क्रेन या हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक इत्यादि ये सारी की सारी डिवाइसेज जो है कहाँ काम करती है? पास्कल्स लॉ पर आधारित होती है। तो एग्जाम में आपसे सीधे पूछता है कि निम्न में से कौन सी युक्ति पास्कल्स लॉ पर आधारित है? तो अगर इनमें दे दिया कोई ऑप्शन तो आप इसमें सही मार लेंगे। हाँ, एक हाइड्रोलिक रैम होता है बच्चों, एक हाइड्रोलिक रैम होता है जो पास्कल्स लॉ पर आधारित नहीं होता है और बहुत बार पूछ देता है एग्जाम में, बहुत बार पूछ देता है कभी कभी कि निम्न में से है, तो निम्न में से पास्कल नियम पर आधारित डिवाइस नहीं है, दे देगा। हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, ये सारी दे देगा। तो दे दिया तो आप उसमें कंफ्यूज होना है, क्योंकि सारा का सारा तो हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंट है, हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंट है। तो दिक्कत कहाँ है? तो हाइड्रोलिक रैम जो है बच्चा, यह पास्कल नियम पर आधारित नहीं है, यह वाटर हैमरिंग की घटना पर आधारित होता है। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद है प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। तो इसको पास्कल लॉ को प्रूफ कैसे करना है उसको देख लीजिए। तो मैंने देखिए बच्चा सारी चीजें लिख के रखा, क्योंकि अगर मैं इस फिगर को बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा, इसको बना के समझाऊंगा तो टाइम आपका क्या होगा? वेस्ट जाएगा ना। तो टाइम को बचाना है हमें, ना कि टाइम को ज्यादा कंज्यूम करना है। तो देखिए बच्चों कि प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ, तो मैंने जो समझाया था वही काम यहाँ किया है कि मैंने एक बर्तन के भीतर एक स्टैटिक फ्लूइड ले लिया, उसके किसी पॉइंट पर यहाँ पर मैंने दाब तीव्रता की गणना करनी है। और हमारा फ्लूइड कैसा है? स्टैटिक फ्लूइड है या क्या है? ये क्या है? फ्री सरफेस ऑफ वाटर है। देखिए यह जो हमने पॉइंट माना है, यह जो पॉइंट माना, इसको मैंने मान लिया कि इसका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर शेप। तो सर आप लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत क्या थी? आपने इस तरह क्यों बना दिया? देखिए बच्चों, इसको मैंने बनाया ऐसे, देखा? तो इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की क्या जरूरत थी सर? सिंपल भी तो बना सकते थे त्रिभुज, तो सिंपल मैंने नीचे बनाया। लेकिन बच्चों देखिए, बताने का मतलब यही था कि इसकी जो भी इस पॉइंट पर जो फ्लूइड है, इसके आपको यह क्या कुछ डायमेंशन होगी ना, इसकी डायमेंशनल होगा ना कुछ। तो हमें 3 डायमेंशनल में देखना है, क्योंकि सभी दिशाओं में मैंने बोल दिया ना। तो सभी दिशाओं में मतलब सभी दिशाओं में, तीनों हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड एक्सिस, तीनों को देखते हैं कैसे है। तो तीनों बोथ डायरेक्शन को देखने के लिए मैंने इसका शेप इस तरह का लिया है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा है, इसकी जो यह वाले भाग है, इसकी जो लंबाई है dx है, इसकी ऊंचाई जो है dy है, और इसका जो चौड़ाई है इसके क्या है? dz। जो फ्लूइड है इसकी यह वाली लंबाई क्या है? dx है, ऊंचाई dy तथा हॉरिजॉन्टल लेंथ या ब्रीथ जो है, चौड़ाई जो है क्या है? dz है। देखिए, और इंक्लाइंड सरफेस का जो इंक्लाइंड सरफेस है वो क्या है? इंक्लाइंड सरफेस की लंबाई क्या है? ds है। अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल यानी कि देखिए इस तरह से देखें तो यह x या y और या z होता है ना बच्चों। तो देखिए, तो x डायरेक्शन में जो इसके ऊपर प्रेशर इंटेंसिटी लग रही है वो क्या है? px है। और y डायरेक्शन में जो लग रही है यह py है, और इसके ऊपर pi है। इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर क्या है? pi है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमने सभी डायरेक्शन का देख लिया ना, कि देखिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं यहाँ पर, py। तो देखिए आप लोग समझ गए। अब देखिए इसी चीज को मैंने समझाने के लिए आपको ले लिया एंगल। अब देखिए मैंने क्या किया कि अब इसको एकदम ट्रायंगुलर शेप में लेके देखते हैं। तो मान लिया कि इन दोनों इंक्लिनेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल से थीटा है, और थीटा के बाद यह px है या py है। अच्छा, px py है, तो देखिए py क्या होगा? py होगा py इंटू ये हो जाएगा क्या आपका, अगर प्रेशर इंटेंसिटी की बात करें तो इसका क्षेत्रफल dx इंटू dz, और इसके लिए लेंगे तो क्या लेंगे? dy इंटू dz। इसको ले लेंगे ना बच्चों, तो यह हो गया dz हो गया। तो इतना ले लिया हमने। अब देखिए हमने देखिए जो हमारा pi है, अब सर अब इसके यहाँ पर pi लिखे हैं, यहाँ पर ds इंटू dz करते हैं। तो बच्चों देखिए कुछ नहीं है, जो हमारा ये सब वैल्यू जो है dx dy dz ds जो है ना, इनफाइनाइट क्या है?
बहुत इन्फिनिटली बहुत लो वैल्यू, बहुत कम मान है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, और हमें पता है कि P बराबर क्या होता है, F बाई ए होता है, तो F बराबर क्या P इंटू ए। तो हमने यहाँ पर जो अब यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी दिखाया था, प्रेशर इंटेंसिटी थी, अब यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी को किसमें फ्लूइड द्वारा लगाए गए फोर्स के रूप में देख लिया, क्योंकि हमने मैकेनिक्स में आप लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, बिना इक्विलिब्रियम लाए इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर किसका टर्म ले लिया, अब ये टोटल देखिए प्रेशर इंटेंसिटी नहीं रही, अब ये क्या हो गया, इंक्लाइन डायरेक्शन में लगाया गया फ्लूइड द्वारा फोर्स लगाया गया। अब इसके बाद देखिए यह क्या हो गया, इनका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स हो गया, यह क्या हो गया, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में। तो देखिए इसके बाद हम चलते हैं हमारा जो है इसके ऊपर चलते हैं, तो इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाए गए सारे फोर्सेस हैं उनका अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, पी आई लग रहा है, डी एस इंटू डी साइन थीटा, और ये लग रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो लग रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए क्या लग रहा है, पी आई डी एस डी जेड इंटू कॉस थीटा, और नीचे से लग रहा है ये वाला, या ऊपर या नीचे से लगाया जा रहा है, तो ये भी होगा, इसको भी बराबर कर लेंगे। इनको बराबर करके हम लोग देखते हैं कि कैसे यह आता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसको मिटाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि डेरिवेशन नहीं हो पाएगा इतने में, तब तक आप लोग जल्दी से इसको खत्म करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों आइए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। नीचे कट जा रहा था थोड़ा सा, तो इसको मैंने क्या किया, ऊपर बना दिया, यही फिगर क्या किया, ऊपर लाके बना दिया है। तो देखिए बच्चों जो साम्यावस्था के कंडीशन में F बराबर क्या होगा, 0 और Fy बराबर 0, यानी जो भी बल लग रहे हैं फ्लूइड के द्वारा लगाए जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बलों का फोर्स का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले हॉरिजॉन्टल को बराबर करते हैं, ये है और ये है, यानी कि Px इंटू डी वाई इंटू डी जेड, यह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, पी आई डी एस इंटू डी जेड साइन थीटा। तो देखिए इस त्रिभुज में आप लोग देखिए देख रहे हैं ना, तो साइन थीटा के, तो देखिए यहां से क्या कट जाएगा, ये डी जेड को खा जाएगा, क्या बचा, पी एक्स इंटू डी वाई बराबर क्या बचेगा, पी आई डी एस इंटू साइन थीटा। तो देखिए बच्चों ये साइन थीटा क्या होगा, अगर इसमें साइन थीटा की मान वैल्यू देखा जाए, देखिए यहाँ पर साइन थीटा का मान देखेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण यही होगा ना, यानी कि पी एक्स अपान सॉरी लंब क्या होगा, लंब तो ये है ना, डी वाई, ऊंचाई क्या है, डी वाई बटे क्या, कर्ण क्या है, डीएस है, तो देखिए डीएस से डीएस खत्म, ये इसको खा जाएगा, पी आई, यानी कि जो एक्स डायरेक्शन का फोर्स है वो क्या होगा, पी आई के बराबर होगा, यानी कि इंक्लिनेशन जो इंक्लाइंड प्रेशर इंटेंसिटी है वो क्या होगी, वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर इंटेंसिटी के बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों समेशन एच को तो बराबर कर लिया, अब समेशन एफ भी बराबर करिए, तो देखिए ये वाला जो फोर्स है लंबवत लग रहा है, ये भी क्या होगा, बराबर होगा, तो समेशन एफ भी बराबर के 0 करेंगे अगर आप, तो क्या मिलेगा, देखिए पी वाई डी एक्स इंटू डी जेड बराबर क्या मिलेगा, पी आई डी एस इंटू डी जेड कास थीटा, यही मिलेगा बच्चों। देखिए यहां पर भी खत्म हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, देखिए पी वाई बचा इंटू डी एक्स बचा बराबर क्या, पी आई डी एस इंटू कास थीटा बचा ना बच्चों। तो कास थीटा देखिए क्या होगा, आधार क्या है आपका, आधार बताइए भाई, डी एक्स है ना, और ये क्या था, डी वाई था, और ये क्या था, डी एस था, यही था ना ये वाला, तो डी एस था। तो देखिए तो अब कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण लेंगे, तो आधार क्या, डी एक्स अपान डी एस। अब देखिए यहां पर भी क्या हो जाएगा, खत्म कर जाएगा, ये इसको खत्म करेगा, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर इंटेंसिटी है वो हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड डायरेक्शन में जो प्रेशर इंटेंसिटी उसके बराबर है। मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए क्या है, राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए क्या मिला आपको, पी एक्स बराबर पी वाई बराबर क्या, पी आई। यही तो पास्कल लॉ कहता है किसी बिंदु के ऊपर लगने वाले लगने वाली दाब तीव्रता सभी दिशाओं में क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान होगी। तो यह बात प्रूफ हो गई बच्चों, प्रूफ हो गई। इसके आप लोग एप्लीकेशन को देख लिया, पास्कल लॉ को प्रूफ भी कर लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, और देखिए इतनी बात प्रूफ कर लिया। अब जो है इसकी अगली टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, काफी लंबी वीडियो हो गई, और इसको आप नोट्स बनाते रहिए। जो चीजें ना समझ में आए कमेंट में जाकर कमेंट बॉक्स में जाइए, उसको कमेंट करिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।